Hi everyone, my name is Harshita and I welcome you back on the Mentors YouTube channel. So guys, we have been discussing about diamagnetic and isotropy. हमने काफी सारी डिस्कशन करी है about this particular topic and हमने ये समझा है बेसिकली कि डायमैग्नेटिक एंड आइसोट्रॉपी की वजह से क्या होता है कि जो शिफ्ट्स होती हैं या केमिकल शिफ्ट वैल्यूज इंक्रीज हो जाती हैं, जो प्रोटॉन्स होते हैं वो डी शील्डेड हो जाते हैं या शील्ड भी हो सकते हैं, जैसे हमने एनिलीन्स में देखा था। बेसिकली डिपेंड करता है कि आपका जो मॉलिक्यूल है उसकी ओरिएंटेशन कैसी है मैग्नेटिक फील्ड में, उस पर डिपेंड करता है, या आपके प्रोटॉन्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में कहाँ लाई करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि उस उन पर्टिकुलर प्रोटॉन्स की शील्डिंग होगी या डी शील्डिंग होगी, राइट। सो हम लोगों ने एरोमेटिक प्रोटॉन्स के बारे में डिस्कस कर लिया और हमने विनाइलिक प्रोटॉन्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग अबाउट एल्काइन। ओके, सो अगला हमें डिस्कशन करना है अबाउट एल्काइन। अगला डिस्कशन हमें क्या करना है अबाउट एल्काइन। अब एल्काइन में हमें क्या डिस्कस करना है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एल्काइन में। देखो इस बार थोड़ा सा हमारी कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट कैसे है थोड़ा देखते हैं। देखो हमने एरोमेटिक प्रोटॉन्स डिस्कस किया कि उनके फील्ड उनकी शिफ्ट जो होती है वो अराउंड 7 to 8 में लाई करती है। वी डिस्कस्ड अबाउट विनाइलिक प्रोटॉन्स 5 to 6 में इनकी शिफ्ट लाई करती है। नाउ व्हाट अबाउट एल्काइनिक प्रोटॉन्स, इनकी शिफ्ट एक्चुअली काफी कम है। केमिकल शिफ्ट एक तो जब मैं शिफ्ट और केमिकल शिफ्ट बोलूं आप समझ जाया करो कि मैं एक ही चीज की बात कर रही हूँ। इनकी केमिकल शिफ्ट एक्चुअली काफी कम है, आप देख सकते हो 2.5 है, बहुत ज्यादा नहीं है, इट्स वेरी लेस। जबकि 7 to 8 है एरोमेटिक प्रोटॉन्स की, विनाइलिक प्रोटॉन्स की 5 to 6 है। तो जरूर कुछ डिफरेंट हो रहा है एल्काइन के केस में। जरा समझते हैं कि एल्काइन कैसे डिफरेंट है। तो एरोमेटिक प्रोटॉन्स और विनाइलिक प्रोटॉन्स की एक्सप्लेनेशन ऑलमोस्ट सेम थी, एल्काइन की एक्सप्लेनेशन थोड़ी अलग है। देखो अगर मैं इमेजिन करती हूँ अगर मैंने मेरी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या है, B0 है, तो मुझे आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो ट्रिपल बॉन्ड, अगर मेरा जो ट्रिपल बॉन्ड है कैसे अलाइंड है। देखो अगर मेरा ये C ट्रिपल बॉन्ड C इस तरह से अलाइंड है मैग्नेटिक फील्ड में, इस तरह से क्या है, और यहाँ टर्मिनल एल्काइन का मतलब आप समझते हो, टर्मिनल एल्काइन का मतलब होता है कि आपका जो ट्रिपल बॉन्ड है वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कार्बन चेन आ रहा हो, राइट। ठीक है, ये इस तरह से दिस पार्ट, राइट, इसे टर्मिनल एल्काइन। इंटरनल एल्काइन होती है मतलब ट्रिपल बॉन्ड जो है वो बीच में आ रहा हो, वो एंड्स पे ना आ रहा हो कार्बन चेन की, उसे बोला जाता है इंटरनल एल्काइन। ये हम बात करें टर्मिनल एल्काइन की। टर्मिनल एल्काइन में एक प्रोटोन प्रेजेंट होगा एंड में, राइट। अब B0 है तो अब देखो जरा यहाँ पे, ये मेरी क्या है, बी इंड्यूस्ड है, राइट। इज इट क्लियर? ये क्या है, ये मेरी बी इंड्यूस्ड है। क्लियर है? तो अब हम जरा यहाँ पे देखेंगे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे, तो वी आर टॉकिंग अबाउट इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इस केस में कुछ इस तरह से दिखेगी, देखो जरा। तो इस रीजन में, अगर मैं इस रीजन की बात करूं, इफ आई टॉक about this region, in this region the induced magnetic field is reinforcing the external magnetic field. However in this region, इस region के अंदर the induced magnetic field is actually opposite to the applied magnetic field, है ना। तो हम ये कह सकते हैं, देखो ये इसको आपने कैसे समझना है। सो आई आई होप ये क्लियर तो हो रहा होगा आपको। इस बार थोड़ा कहानी में ये ट्विस्ट है कि जो प्रोटॉन्स है वो एक्चुअली शील्डेड रीजन में लाई कर रहे हैं। दिस टाइम द प्रोटॉन्स, sorry, the alkynic proton is actually lying in the shielded region. तो what are we basically saying? We are saying कि जब टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड है, राइट डाउन, when the terminal ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड के बारे में क्यों बात करें, क्योंकि टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड है तभी उसके पास हाइड्रोजन होगा। अगर एक ऐसा ट्रिपल बॉन्ड है जो जो कार्बन चेन के बीच में लाई करता है, फॉर एग्जाम्पल कोई कार्बन चेन है इस तरह से, ठीक है, और अगर मेरा एल्काइन यहाँ पर लाई करता है, ये टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ये इंटरनल ट्रिपल बॉन्ड है। ओके, दिस वन इज एन इंटरनल ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ये टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ये इंटरनल ट्रिपल बॉन्ड है। अब इसके पास कोई प्रोटॉन नहीं हो सकता है ना, इन कार्बन्स के 4 बॉन्ड वैसे ही बने हुए, इनके पास कोई प्रोटॉन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये क्या है, इंटरनल ट्रिपल बॉन्ड है। भाई ये जो है, ये टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड है। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो अगर मेरा देखेंगे जरा ध्यान से, अगर मेरा टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड जो है, राइट डाउन, when the terminal triple bond
इज अलाइंड विद द मैग्नेटिक फील्ड, जब वो अलाइंड है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड इज इन द सेम डायरेक्शन, ये मेरी बी नॉट की डायरेक्शन है और यही ट्रिपल बॉन्ड की डायरेक्शन भी है ना? इज इट क्लियर? अलाइंड, व्हेन द टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड इज अलाइंड विद, write down, when the terminal triple bond is aligned with the magnetic field, जब ये टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड है, when it is aligned with the when the terminal triple bond is aligned with the magnetic field, the cylinder of electrons, the cylinder of electrons circulates to create, ठीक है? सिलेंडर क्यों बोल रहे हैं हम इसको? देखो, सिलेंडर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको बच्चे पता होगा कि अगर ये बॉन्ड बना है, अगर ये इस प्लेन में बना हुआ है, तो आपके दो एक तो परपेंडिकुलर, सो बेसिकली कैसे होते हैं, आपने अगर एल्काइन की बॉन्डिंग देखी होगी, अगर इस बॉन्ड में, अगर आप किस तरह से देख सकते हो कि अगर इस प्लेन में ये लाई कर रहे हैं, इस लाइन के अलोंग ये लाई कर रहे हैं एटम्स, तो परपेंडिकुलर, सपोज ये एक्स के अलोंग, ओके, सपोज ये जो एटम्स हैं एक्स के अलोंग लाई कर रहे हैं, तो जो इनका डबल बॉन्ड्स होंगे वो तो एक एक पाई बॉन्ड जो होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, और दूसरा पाई बॉन्ड जो होगा वो अगर एक पाई बॉन्ड वाई डायरेक्शन में है तो दूसरा पाई बॉन्ड किस में होगा? जेड डायरेक्शन में होगा। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो इस बार हमारे पास सिर्फ एक पाई इलेक्ट्रॉन्स परपेंडिकुलर प्लेन में नहीं है, this time you can say that we have a cylinder of pi electrons. Why? Because we have two pi bonds. So अगर दोबारा देख लो चाहे तो, अगर x के अलोंग क्या है, अगर x के अलोंग लाई कर रहे हैं ये एटम्स, तो y परपेंडिकुलर प्लेन में, y प्लेन में क्या होगा? एक पाई बॉन्ड होगा, और z प्लेन के अंदर क्या होगा? z डायरेक्शन में एक पाई बॉन्ड होगा। सो दिस टाइम वी डोंट हैव अ परपेंडिकुलर में, परपेंडिकुलर प्लेन में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, दिस टाइम वी हैव अ सिलेंडर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड दिस, ओके। एंड ये सिलेंडर का ओवरऑल इंपैक्ट क्या होता है कि इस पर्टिकुलर रीजन में जो ये सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो इस पर्टिकुलर रीजन में जो बी इंड्यूस्ड है वो बी नॉट के साथ अलाइंड है, वहीं इस पर्टिकुलर रीजन में जो बी इंड्यूस्ड है वो बी नॉट के ऑपोजिट है। इज इट क्लियर? सो व्हेन, अब क्या है, व्हेन द टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड is aligned with the magnetic field, the cylinder of electrons circulate to create an induced magnetic field. To create an induced ये सिलेंडर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है सबसे पहले, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये जो एसिटाइलिनिक प्रोटोन है, ये जो प्रोटोन है एल्काइन का, ठीक है, इसे हम, क्योंकि ये एसिड, सो या आप लिख सकते हो द एल्काइनिक प्रोटोन, या द प्रोटोन ऑफ द एल्काइन, बेसिकली द एल्काइनिक प्रोटोन, राइट डाउन, लाइज अलोंग द एक्सिस, क्या लाइज अलोंग द एक्सिस, ये जो एक्सिस है ना, इसके अलोंग लाई कर रहा है, देखो, अलोंग द एक्सिस ऑफ दिस फील्ड विच इज ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, है ना, विच इज ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ओके। विच इज ऑपोजिट टू दी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो एल्काइनिक प्रोटोन है वो एक्सिस ऑफ फील्ड के अलोंग लाई कर रहा है, क्या है, इस तरफ एल्काइनिक प्रोटोन यहाँ पर लाई कर रहा है, इस रीजन में लाई कर रहा है जहां बी इंड्यूस्ड इज एक्चुअली ऑपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पर क्योंकि क्या है, ऑपोजिट है, इसका मतलब जो फील्ड हमने लगाई है वो फील्ड नहीं होगी, है ना, प्रोटोन को, दैट मीन्स आई विल हैव टू अप्लाई मोर फील्ड, और अगर मुझे मोर फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी
That means it's an upfielded proton and that means the proton has got shielded. Is it clear? So क्या हुआ है इस बार तो लास्ट टू केसेस जो हमने पढ़े इससे प्रीवियस लेसन में, वहां पर क्या हुई थी, अगर इससे प्रीवियस लेसन नहीं देखा तो देख लो यार जाके, वहां पर जो फील्ड थी वो क्या हो रही थी, प्रोटॉन्स के साथ री इन्फोर्स हो रही थी उस रीजन में, तो मुझे बी नॉट, मुझे एक्सटर्नल फील्ड कम लगानी पड़ रही थी। दिस टाइम द एसिटाइल या फिर द एल्काइन प्रोटोन बेसिकली, दिस टाइम द अल्काइन प्रोटोन आर शील्डेड। इस बार क्या होगा, जो ये अल्काइन प्रोटॉन्स हैं ये क्या है, ये शील्डेड है। ये अल्काइन प्रोटॉन्स क्या है, शील्डेड है। और इनकी डेल्टा कितनी होगी, एंड दे विल बी फाउंड एट, एंड दे विल बी फाउंड एट डेल्टा 2.5। तो ये क्या हो गए, ये शील्ड हो गए। इससे प्रीवियस दो केसेस में जो प्रोटॉन्स थे वो डी शील्ड हो रहे थे बिकॉज द induced field was reinforcing the external field. This time the protons lie in the region where the induced field is opposite to the external field. Hence these protons have got shielded. So delta क्या हो गया, शील्ड हो गया, है ना। इज इट क्लियर, फाइन, समझ में आ रहा है। डेल्टा क्या हुआ, डेल्टा लो हो गया। हमें पता है जब डी शील्डिंग बढ़ती है तो डेल्टा केमिकल शिफ्ट हाई होती है, अगर शील्डिंग बढ़ती है तो केमिकल शिफ्ट लो होती है, राइट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस मल्टीपल टाइम्स, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो वैसे 2.5 है जनरली, बहुत बार 2 से 3 के बीच में बेसिकली आपको सिग्नल मिलेगा एल्काइन का। इज इट क्लियर, सो ध्यान रखना है एल्काइन प्रोटोन जो है वो 2.5 या फिर 2 से 3 के बीच में जनरली टर्मिनल एल्काइन के प्रोटॉन का सिग्नल रहता है बिकॉज इट लाइज इन अ शील्डेड रीजन। इसको नोट डाउन कर लेंगे सभी, एवरीवन प्लीज नोट इट डाउन, इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। तो अब हमें देखना है नेक्स्ट एल्डिहाइड प्रोटोन, ओके। नेक्स्ट देखें, सो नेक्स्ट वी हैव टू लुक एट एल्डिहाइड प्रोटोन। अब जरा इस टेबल पे वापस जाते हैं। एल्डिहाइड प्रोटोन अगर आप देखते हो बच्चे, तो एल्डिहाइड प्रोटोन एक्चुअली 9 to 10 इसकी केमिकल शिफ्ट होती है, विच इज एक्चुअली अ बिग वैल्यू, है ना। काफी बड़ी वैल्यू है एल्डिहाइड प्रोटोन की। तो अगेन देखो रीजनिंग काफी सिमिलर है। इस बार क्या है ना, इस बार ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है यहाँ पर, राइट। तो और भी डीशील्डिंग हो रही है बिकॉज सी डबल बॉन्ड वो प्रेजेंट है। ये हाइड्रोजन जो है, देखो पहले तो सबसे पहले पाई बॉन्ड है यहाँ पे। पाई बॉन्ड की वजह से देखो जो इंड्यूस्ड फील्ड है वो कैसी जेनरेट हो रही है। तो सपोज इस प्लेन में क्या लाई करती है, एल्डिहाइड लाई करती है इस प्लेन में। तो परपेंडिकुलर प्लेन में पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनकी वजह से देखो कैसे फील्ड जनरेट हो रही है, इस रीजन में ऑपोजिंग है। और इस पर्टिकुलर रीजन में क्या कर रही है, जो एक्सटर्नल फील्ड है वो री इनफोर्स कर रही, सॉरी इंड्यूस्ड फील्ड जो है वो री इनफोर्स कर रही है। आप देख सकते हो, सो इन दिस रीजन दिस इज वेरी वेरी क्लियर दैट द इंड्यूस्ड फील्ड इट री द एक्सटर्नल फील्ड। ये अगर मेरी ये क्या है, मेरी एक्सटर्नल फील्ड है, तो इंड्यूस्ड फील्ड जो है वो भी सेम डायरेक्शन में आ रही है जहां पे प्रोटॉन लाइक करे। तो एक्सप्लेनेशन इज एक्चुअली वेरी वेरी सिमिलर टू विनाइलिक प्रोटॉन्स ओनली। बट इस बार एक और डिफरेंस है यहाँ पे, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ है तो फर्दर डी शील्डिंग हो रही है, राइट। ठीक है, राइट डाउन, इसकी एक्सप्लेनेशन काफी सिमिलर है तो लिखते हैं, आपको समझ में आ जाएगी बहुत इजीली। राइट डाउन, लाइक अ विनाइल प्रोटोन, लाइक अ विनाइल प्रोटोन, एक विनाइल प्रोटोन के जैसे ही, लाइक अ विनाइल प्रोटोन द एल्डिहाइड प्रोटोन इज, द एल्डिहाइड प्रोटोन इज, बिल्कुल जैसे विनाइलिक प्रोटोन था वैसे ही
द एल्डिहाइड प्रोटोन इज डी शील्डेड इस रीजन में, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड और इंड्यूस्ड फील्ड एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रहे हैं, तो इस वजह से जो प्रोटोन क्या हो रहा है, ये डी शील्ड हो रहा है, राइट। द प्रोटोन इज डी शील्डेड, राइट डाउन, इट इज डी शील्डेड by the circulation of electrons in the pi bond, by the circulation of electrons in the pi bond, okay, by the circulation of electrons in the pi bond, pi bond में इलेक्ट्रॉन्स की सर्कुलेशन की वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे, this is proton is de-shielded, the same explanation as we wrote in vinyl protons, okay, but इसकी वैल्यू विनाइल से भी हायर क्यों है, बिकॉज दिस टाइम नॉट ओनली इसको पाई बॉन्ड की वजह से, इस पाई बॉन्ड की वजह से तो डी शील्डिंग मिल ही रही है, ये जो ग्रुप अटैच्ड है, ये कौन सा ग्रुप अटैच्ड है, अगेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सो विच इज कॉजिंग फर्दर डी शील्डिंग, and that is the reason the chemical shift value lies between 9 to 10. So write down, it is also de-shielded, it is also de-shielded, it is also de-shielded by the electron withdrawing, by the electron withdrawing effect of the carbonyl group, effect of the carbonyl group, okay, and that is the reason the chemical shift, तो दो reasons हैं इसकी chemical shift high होने की, one is the anisotropic effect की वजह से जो field है, और दूसरा the electron withdrawing group, again जब भी electron withdrawing group लगेगा तो वो de-shielding करेगा, right, ठीक है, it will make the proton more de-shielded, so it is also de-shielded by the electron withdrawing effect of the C double bond O group, giving a chemical shift or a delta value between, giving a chemical shift या delta value between 9 to 10, तो जो मेरी डेल्टा वैल्यू आ जाएगी इस केस में वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 9 से 10 के बीच में। इज इट क्लियर, सबको समझ में आ रहा है, तो ये हमारा हो गया एल्डिहाइड का एक्सप्लेनेशन। तो अब हमने जितने भी स्पीशीज हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे, सो हमने डिस्कस की थी, क्या क्या डिस्कस किया था हमने, हमने एरोमेटिक प्रोटॉन्स डिस्कस किया, विनाइलिक प्रोटॉन्स डिस्कस किए, एल्डिहाइड प्रोटॉन किया और एल्काइन प्रोटॉन किया, ऑलमोस्ट सबकी एक्सप्लेनेशन देखो, अगर मैं बात करूं एरोमेटिक एल्डिहाइड और विनाइलिक की एक्सप्लेनेशन ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ एल्काइन की डिफरेंट है। एल्काइन के केस में ऐसा हो रहा है कि जो हाइड्रोजन है वो शील्डेड रीजन में लाई कर रही है, बाकी सभी केसेस में जो प्रोटॉन्स है या जो हाइड्रोजन है वो डी शील्डेड रीजन में लाई कर रहे हैं। आई होप ये हमें समझ में आ रहा है, राइट, ठीक है, सो दे आर लाइंग इन द डी शील्डेड रीजन। तो यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करते हैं डिस्कशन ऑन द एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट सिग्नल्स के बारे में, तो हमने देखो बार बार ना मैं इस चार्ट को इसलिए रेफर कर रही हूँ बिकॉज ये हमारा बेस है, राइट। अब हमने देखो इसके अंदर और भी कुछ डिस्कशंस तो हम लोगों ने इनके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, एसिटाइलिनिक प्रोटोन डिस्कस कर लिया, अगर हैलोजेंस लगते हैं तो क्या होता है ये डिस्कस कर चुके हैं, बाकी सब डिस्कस कर लिया। लेट अस डिस्कस अ लिटिल मोर अबाउट दिस सेक्शन, अल्कोहल, फिनॉल, अमीन, थोड़ा इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि इन प्रोटॉन्स की वैल्यूज में ये वेरिएबल का क्या मीनिंग है, थोड़ा ये क्लैरिटी लाते हैं, ठीक है। तो ये टेबल आपको शुरू शुरू में तो हमने सिर्फ बनाई थी, अब हमें इसकी सारी रीजनिंग्स भी क्लियर होनी चाहिए कि अगर कोई केमिकल शिफ्ट वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली एक पर्टिकुलर वैल्यू पर है, वो क्यों है ऐसी, वो रीजनिंग हमें पता होनी चाहिए। तो अब जरा हम ना मूव करेंगे किसके ऊपर, अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं OH और NH के सिग्नल्स के बारे में, ओके। सो यहाँ तक हमें सारा क्लियर है, एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट। लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट OH एंड NH सिग्नल्स। तो आपको जैसे हमने कहा, सो OH एंड NH सिग्नल्स के बारे में वी हैव टू डिस्कस, ओके। अब ये थोड़े इन प्रोटॉन्स को हम क्या कहते हैं, हम एसिडिक प्रोटॉन्स भी कहते हैं। व्हाई, बिकॉज H प्लस निकलने के बाद जो चार्ज आ रहा है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आ रहा है, और हमने जीओसी में पढ़ा है कि ऐसे प्रोटॉन्स जनरली एसिडिक होते हैं। जब H प्लस निकलने के बाद जब जो चार्ज आए वो किस पर आए, वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर आए, है ना। एसिडिटी बेसिसिटी के कंसेप्ट में हम यही तो पढ़ते हैं, ठीक है। तो जस्ट लेट मी जस्ट हैव सम वाटर एंड देन वील गो अहेड। ओके,
सो बेसिकली यहाँ पे जो केमिकल शिफ्ट है ना वो किस पे डिपेंड करती है? तो व्हेन आई टॉक अबाउट OH या NH या बेसिकली ऐसे प्रोटॉन्स जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से अटैच्ड हैं, डायरेक्ट अटैच्ड हैं, उनकी जो केमिकल शिफ्ट या जो डेल्टा वैल्यू है, राइट डाउन द केमिकल शिफ्ट, द केमिकल शिफ्ट या जिसे हम कहते हैं डेल्टा जो है ऑफ द एसिडिक प्रोटोन समझ में आ गया, OH और NH जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से लगे हुए हैं। द केमिकल शिफ्ट ऑफ द एसिडिक प्रोटॉन्स, इनकी जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू या जो डेल्टा है एसिडिक प्रोटॉन्स की, वो किस पे डिपेंड करती है? कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। इज इट क्लियर? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा आपको पता है, जब भी OH और NH प्रेजेंट होंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है तो जरा समझते हैं, देखो। सो लेट अस सपोज मेरे पास क्या है, अल्कोहल है, ओके। अब अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, कैसे होगी? थोड़ा सा रफ सा एक आपको मैं स्केच बना के दिखाती हूँ, ठीक है। सो इफ आई एम हैविंग अल्कोहल विच इज ROH, ओके, ठीक है। इधर भी ऐसे ही क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, राइट? इस तरह से ही होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। है ना, इस तरह से होगी हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज ऑल जस्ट, मैंने क्या बना दिया, वेट। तो इफ इट इज H एंड देयर इज अनदर अल्कोहल मॉलिक्यूल, सो इस तरह से आपकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो होगी, राइट? दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या करते हैं, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होगी, शील्डिंग होगी कि डी शील्डिंग होगी? डी शील्डिंग होगी। डी शील्डिंग क्यों होगी, व्हाई? बिकॉज देखो, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ऑक्सीजन यहां से तो विड्रॉ करे, अब ये ऑक्सीजन भी इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करे, मतलब इसका खुद का जो एटम है, जरा देखो इन पर फोकस करो। खुद का जो ये है, देखो जरा इस पार्ट पे जरा फोकस करते हैं, राइट? लेट्स फोकस ऑन दिस पार्ट। हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। देखो इसको, यहां से तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन विड्रॉल हो रहा है ना, ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। जो एडजेसेंट, जिनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई हुई है, उसके एटम, उसका भी तो ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा। हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको विड्रॉ करेगा कौन? एडजेसेंट वाला मॉलिक्यूल भी, जिससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, अब देखो, अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वेरी करेगी, है ना? अगर एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, अगर एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो ऑब्वियसली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स होंगे एक दूसरे के पास पास होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, है ना? मानते हो? हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी वो ज्यादा होगी। डू यू अग्री विद मी? द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल बी higher if it is a concentrated solution. However, if it is a dilute solution, अगर क्या है, solution जो है वो dilute है, in that case जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी, लेस होगी, है ना? राइट गाइस, समझ में आ रहा है? अगर अगर सॉल्यूशन क्या है, कंसंट्रेटेड है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी वो हाई ज्यादा होगी। अगर डाइल्यूट है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, तो ऑब्वियसली कम हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हो क्या रहे हैं, डी शील्डिंग हो जाती है प्रोटॉन्स की, क्योंकि ठीक है, अपने जो खुद के मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन है वो तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच ही रहा है, एडजेसेंट वाले मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीजन भी आके इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचने लगा, राइट? तो क्या होता है, राइट डाउन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, write down hydrogen bonding in concentrated solutions, okay? In concentrated solutions, hydrogen bonding in concentrated solutions de-shields the protons
D shields the protons, right? So signal is around, delta 3.5 फॉर NH। NH प्रोटोन की अगर मैं बात करूं तो अराउंड 3.5 मिलता है, एंड डेल्टा 4.5। 4 ध्यान से समझो, NH का लेस क्यों है और OH का ज्यादा क्यों है? ऑफ कोर्स ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है तो ज्यादा डी शील्डिंग, राइट? डेल्टा 4.5 फॉर OH, राइट? वहीं अगर मैं बात करती हूं किसकी, डाइल्यूट सॉल्यूशंस की, इन डाइल्यूट सॉल्यूशंस, अब हमें पता है डाइल्यूट सॉल्यूशंस में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो क्या होगा, क्या होगा अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो इसका मतलब डी शील्डिंग कम हो जाएगी, दैट मीन्स जो डेल्टा है वो भी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, राइट? सो राइट डाउन, इन डाइल्यूट सॉल्यूशंस, इन डाइल्यूट सॉल्यूशंस हमें जो OH सिग्नल है वो मिलता है डेल्टा इक्वल्स 2 पर। ओके, वो किस पे मिलेगा, डेल्टा 2 पर। आई होप इट इज क्लियर। आई होप ये क्लियर है सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जो केमिकल शिफ्ट है एसिडिक प्रोटॉन्स की वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, ठीक है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस में वो डीशील्ड करती है प्रोटॉन्स को, तो इसमें सिग्नल जो होगा अराउंड 3.5 पे मिलेगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस में। वहीं अगर डाइल्यूट है तो 2 पर मिलेगा OH का सिग्नल, है ना? इसीलिए वेरिएबल होती है, समझ में आ रहा है? आप जरा देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, वेरिएबल, क्योंकि कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है, राइट? अगर मैं बात करती हूँ अल्कोहल के बारे में, राइट, इफ आई टॉक अबाउट अल्कोहल, तो अल्कोहल 2 से 5 में कहीं भी मिल सकती है डिपेंडिंग अपॉन डाइल्यूशन। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो अराउंड 2 मिलेगी, अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो ज्यादा डी शील्डिंग हो जाएगी, तो अराउंड 4.55 मिलेगी। इसी तरह से ही अमीन्स जो हैं वो 1.5 से अराउंड 4 के बीच में आपको मिलता है। इसकी जो रेंज है वो अल्कोहल से कम क्यों है, ये तो अपने को बहुत इजीली क्लियर हो रहा होगा, राइट? इसकी रेंज अल्कोहल से कम वैल्यू पे क्यों है? बिकॉज N जो है नाइट्रोजन वो लेस इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करता है, अगर लेस इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा तो लेस डी शील्डिंग होगा। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है? अगर लेस से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा तो क्या होगा, जो डी शील्डिंग होगी वो भी कम होगी, या हम ये कह सकते हैं कि मोर शील्डेड, या ये कह लो कि इतनी ज्यादा डी शील्डिंग नहीं होती जितनी जितनी ऑक्सीजन कर सकता है, बिकॉज ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करता है। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है। तो वेरिएबल होती है, ये तो समझ में आया सबको कि वेरिएबल होती है, कि कभी 2 पे मिलेगा ये सिग्नल, कभी 4.5 पे मिलेगा। दूसरा, इसका जो सिग्नल होता है ना वो ब्रॉड होता है, ध्यान दो जरा। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे, ये यहाँ पे NH2 ये प्रोटोन है, इसका जो सिग्नल है ये देखो जरा सभी, ये रियल एक NMR जो ग्राफ्स होते हैं वो इसी तरह से दिखते हैं, देखो। इसका जो सिग्नल है वो यहाँ पे जो है मिल रहा है आपको, हाँ इस केस में, तो ये जो सिग्नल है आपको ये थोड़ा सा बियॉन्ड, लिटिल बिट बियॉन्ड 5 मिल रहा है। और आप जरा देखो ये ब्रॉड है, बाकी सब देखो पीक्स हैं, ये क्या है, ब्रॉड है। जस्ट सी दिस वन, ये ब्रॉड है। ये ब्रॉड क्यों होता है, ब्रॉड ये होता है बिकॉज प्रोटॉन्स कंटिन्यूअसली एक्सचेंज हो रहे हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल एंड द सॉल्वेंट, ध्यान देंगे, राइट डाउन, प्रोटॉन एक्सचेंजेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स broaden the peak, प्रोटॉन एक्सचेंजेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, इसका मीनिंग क्या है अभी बताती हूँ आपको, ओके फाइन। सो प्रोटॉन एक्सचेंजेस, जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में प्रोटॉन एक्सचेंज हो रहे हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ब्रॉडो प्रोटॉन एक्सचेंजेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ब्रॉडन्स, इसकी वजह से क्या होती है, जो OH और NH की पीक होती है वो ब्रॉडन हो जाती है, ब्रॉड हो जाती है, ठीक है? कैसे, देखो होता क्या है, हाउ डू यू, इसका मैं आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी देती हूँ कि हम OH और NH की पीक को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। एक तो ब्रॉड होती है, क्यों ब्रॉड होती है, देखो व्हाई इट हैपेंस, बिकॉज जनरली क्या होता है, आपका जो D2O होता है वो एज अ सॉल्वेंट यूज होता है जब भी हम ये व्हेन वी आर डूइंग दिस बेसिकली एक्सपेरिमेंट, ओके? ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे,
यहाँ पे वी विल गेट, अब यहाँ पे क्या होगा, D2O में से यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा D, ड्यूट्रियम क्या आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का, प्लस DOH। इज इट क्लियर? सिमिलरली अब जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, तो ब्रॉड का भी आपको समझ में आ गया ना कि कंसंट्रेशन की वजह से ही ब्रॉड हो रही है, राइट? प्रोटोन एक्सचेंजेस हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसकी वजह से ब्रॉड हो रही है पीक। अगर हमें कंफर्म करना है कि हमें हमारी ये जो पीक है ये OH और NH की वजह से, तो हम क्या करेंगे, we will shake this ROH with D2O, I will get ROD plus DOH। is it clear? अब 1H NMR 1H के लिए है, 2H के लिए नहीं है। देखो 1H NMR ये है, अगर 2H1 होता तो ये जो होता है 2H तो ये है, तो 1H ये वाला जो सिग्नल हमें, सपोज इमेजिन करो मेरे पास ये सिग्नल आया, ओके, मेरे को एस्टिमेशन है कि ये NH की वजह से हो सकता है, ये NH प्रोटोन है, बट मुझे कंफर्म करना है। ब्रॉड तो है, ब्रॉड क्यों होता है, क्योंकि कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है ना, और प्रोटोन एक्सचेंज होते रहते हैं मॉलिक्यूल्स में, तो ये जो OH और NH के सिग्नल होते हैं ब्रॉड होते हैं। बट अगर मुझे पक्का कंफर्म करना है कि यार ये NH की वजह से, ये तो मैं क्या करूंगी, मैं इस सैंपल में क्या करूंगी, आई विल शेक दिस सैंपल विद D2O, हैवी वाटर बोलते हैं जिसको, D2O के साथ मैं इस सैंपल को शेक करूंगी, प्रोटोन एक्सचेंज हो जाएगा, आई विल गेट दिस। अब देखो जरा यहाँ, अब इस बार अब क्या होगा, अब ये जो पीक आ रही थी ना बेसिकली ओरिजिनली, ये 1H NMR की थी, 1 2, आपको जो है ये प्रोट, अगर आप अब इस पर्टिकुलर सैंपल को मशीन में रखोगे तो आपको कोई पीक नहीं दिखेगी। जो पीक दिख रही थी ये 1H इसकी वजह से थी, इट वॉज ड्यू टू दिस 1H मॉलिक एटम। नाउ दिस इज ROD। तो क्या होगा यहाँ पे, द ड्यूट्री, तो यहाँ पे ड्यूट्रियम जो होती है, ऑब्वियसली ड्यूट्रियम का सिग्नल हमें प्रोटोन NMR के सेटअप में नहीं मिल सकता, बिकॉज अगर मैं NMR कर रही हूँ तो स्पेसिफिक एटम्स का सेटअप होता है, ऐसा नहीं है कि 1H NMR में मुझे प्रोटोन, और वैसे भी प्रोटोन के डिसरप्टेड सिग्नल्स आते हैं, 1H NMR जैसे क्लियर सिग्नल आते भी नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब मैं D2O के साथ शेक करूंगी, दिस रिएक्शन विल हैपन, और होगा क्या, बिकॉज राइट डाउन ड्यूट्रियम इज इनविजिबल, write down deuterium is invisible in the proton NMR। प्रोटोन NMR में जो ड्यूट्रियम है ना वो इनविजिबल होगा, प्रोटोन NMR में जो ड्यूट्रियम है वो क्या होगा, इनविजिबल होगा। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? सो ओरिजिनल सिग्नल वो 4OH विल डिसअपियर। फॉर OH विल डिसअपियर, जो ओरिजिनल सिग्नल है ना OH के लिए वो डिसअपियर हो जाएगा। इज इट क्लियर? जो ओरिजिनल सिग्नल है वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर, इट विल डिसअपियर। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो ये कंफर्म हो जाएगा, दैट मीन्स डेफिनेटली ROH की वजह या RNH2 की वजह से ये सिग्नल था, दैट मीन्स, ठीक है। इज इट क्लियर? तो ब्रॉड जब भी पीक होती है, तो ब्रॉड पीक जब भी आपको इस टाइप की दिखे, दैट मीन्स OH या NH का सिग्नल है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब आगे चलेंगे नेक्स्ट। सो नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस लास्ट, तो हमने सारे डिस्कस किए, ये OH डिस्कस किया, NH डिस्कस किया। जरा देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के OH का सिग्नल कहाँ पर आ रहा है, 10 to 12। The highest chemical shift we have seen so far is 10 to 12 RC double bond OH। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सिग्नल है वो, उस कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सिग्नल है RC डबल बॉन्ड OH, इट इज कमिंग एट द मैक्सिमम केमिकल शिफ्ट वैल्यू 10 to 12। ये किस पे आ रहा है, 10 to 12 पर। इज इट क्लियर? ठीक है, ये किस पे आ रहा है, 10 to 12 पर, राइट गाइस? ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो अब देखो ये इट इज एक्चुअली वेरी, तो ये इसका CH3 का सिग्नल यहाँ पर आता है, वहीं इसका जो OH का जो है दैट इज एट अराउंड 10 to 12 ppm। वाई? आप देखो यहीं पे आपको रीजन समझ में आ रहा होगा, क्या रीजन है इसका, जो हाई पोलैरिटी, आपको एक तो सबसे पहले ये क्लियर हो रहा होगा कि इस OH बॉन्ड की जो पोलैरिटी है वो काफी हाई है, राइट? ठीक है, so there are many reasons why these protons, इस प्रोटोन की बात हो रही है यहाँ पे, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट ये जो C डबल बॉन्ड OH वाला प्रोटोन है, इसके इसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसका रीजन क्या है,
एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके जो बॉन्ड में पोलैरिटी काफी हाई है, ये है। देन आपका ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से फर्दर डीशील्डेड होगा, एंड देयर इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, एक तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, RC डबल बॉन्ड O, है ना, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? दिस इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, है ना, तो आपके पास एक तो पूरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। दूसरा क्या है, पोलैरिटी बहुत ज्यादा है इस बॉन्ड के अंदर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है यहाँ पर। इस वजह से जो डेल्टा है वो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोटॉन्स का मैक्सिमम होता है। सो द आप रीजन अगर मैं सिंपल लिखना चाहूँ तो सिंपल रीजन है कि जो बॉन्ड की पोलैरिटी है इस केस में वो काफी हाई है। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज दिस, सी RC डबल बॉन्ड O, आप बहुत बार इसे ऐसे भी लिखते हो, है ना, O-H+, है ना, राइट, बिकॉज इट इज हाईली पोलर। वाई? बिकॉज ये जो आयन होता है ये एक्सेप्ट काफी ज्यादा स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेंस, जो हम जीओसी में पढ़ते हैं, है ना, जीओसी में हम पढ़ते हैं, काफी ज्यादा स्टेबल होता है। बिकॉज इट इज हाईली स्टेबल तो H+ की निकलने की वजह से ही ऐसा हो जाता है। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सो राइट डाउन बिकॉज ऑफ द हाई पोलैरिटी, राइट डाउन बिकॉज ऑफ द हाई पोलैरिटी of the carboxylic acids, because of the high polarity of the कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ये जो OH बॉन्ड है इसकी पोलैरिटी क्या होती है, हाई होती है। तो जो डेल्टा है वो कितना आ रहा है, greater than 10 आ रहा है। इज इट क्लियर? बिकॉज ऑफ द हाई पोलैरिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड OH बॉन्ड, जो डेल्टा है वो क्या आएगा, greater than 10। तो 10 to 12, अगर थोड़ा सा वेरिएबल तो रहता ही है, बिकॉज आप यहाँ पे भी प्रोटॉन एक्सचेंजेस हो सकते हैं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इम्पैक्ट आ सकता है, तो वही जो रीजंस हमने पहले दिए वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल होंगे। जो अभी हमने रीजंस डिस्कस किए, राइट, वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल होंगे। तो यहाँ की जो डेल्टा वैल्यू है वो greater than 10 होती है। तो 10 से ज्यादा अगर से गया हुआ है और ब्रॉड भी है, तो ब्रॉड मतलब बहुत ब्रॉड भी नहीं होता बट इट इज फेयरली ब्रॉड, क्योंकि 10 to 12 के बीच में आपको मिल सकता है। तो आपको क्या मिले, तो डेफिनेटली कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोटोन प्रेजेंट है इन द मॉलिक्यूल। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे सभी। तो यहाँ पे हमने ना सबसे पहला पार्ट, आपको याद है हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हमें कुछ चीजें डिस्कस करनी है। हमें लोकेशन डिस्कस करनी है सिग्नल की, हमें इंटेंसिटी डिस्कस करनी है, हमें नंबर ऑफ सिग्नल्स डिस्कस करने हैं, और हमें ये डिस्कस करना है कि सो लोकेशन, इंटेंसिटी, नंबर ऑफ सिग्नल्स एंड द स्प्लिटिंग। ओके, स्प्लिटिंग डिस्कस करनी है। सबसे पहला और सबसे बड़ा पार्ट यही था जो अभी हमने फिनिश किया है, लोकेशन ऑफ द सिग्नल। लोकेशन यानी केमिकल शिफ्ट कितनी है उस पर्टिकुलर प्रोटोन की एनएमआर में, वो हमने जस्ट अभी ये कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे हमारा लोकेशन ऑफ सिग्नल का पार्ट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में बहुत ही सिंपल, नंबर ऑफ सिग्नल समझना बहुत इजी है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे कि नंबर ऑफ सिग्नल्स हम कैसे बताते हैं। तो नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द नंबर ऑफ सिग्नल्स। ओके, कि कितने पीक्स आ रही हैं। अभी तक हमने ये देखा कि पीक कहाँ पर आ रही है, क्या वो यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आ रही है। अभी अब तक हमने ये देखा कि एक्स एक्सिस में लोकेशन क्या है। अब हम देखेंगे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ पीक्स आर कमिंग, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, द नंबर ऑफ सिग्नल्स का कंसेप्ट। ओके, सो विद दिस वी विल एंड दिस सेशन गाइस। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, आपको ये लेसन्स पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो डेफिनेटली लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में द मेंटर्स ऐप का लिंक है, वहां पे बहुत सारे फ्री मटेरियल्स आपके लिए हैं टू प्रिपेयर फॉर IIT JAM, CSIR, NET and GATE. So make sure that you download the Mentors app in your mobile phone, and we also have a website, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई और डाउट्स हो तो आपके पास जो एक नंबर है गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको भी चेक कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट एवरीवन, and I'll see you all in the next session.